कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन पर। इससे पहले ये बात लिख लें, the vectors can be added, subtracted and multiplied by using vector algebra। यानी वेक्टर को ऐड करने के लिए और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए इनके पास कुछ जो हैं डिफरेंट रूल्स होते हैं, और उन डिफरेंट रूल्स को हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। यानी अगर एक वेक्टर 2 है, दूसरा वेक्टर 3 है, तो हम इसको ऐड करके ऐसे 5 नहीं कह सकते। यानी वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं होंगे, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इनके लिए हमें दूसरी अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, और उस अलजेब्रा को कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो ये सारी स्टडी वेक्टर अलजेब्रा में होती है। बात समझ में आ रही है? इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो वेक्टर को एक रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल, और एक इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं, हम एक लाइन और एरो की मदद से शो करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a line with an arrow। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये समझो मैंने एक लाइन बनाई और उसको मैंने एक एरो दे दिया। अब ये जो आपका वेक्टर है, अब इस वेक्टर में दो बातें हैं, एक तो ये लाइन की लेंथ है और दूसरा ये एरो है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो लेंथ ऑफ लाइन होगी, लेंथ ऑफ लाइन, ये लाइन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम कैसे ड्रा करेंगे, तो ये जो लेंथ ऑफ लाइन होगी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। यानी अगर मैग्नीट्यूड, सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, आप इन दो वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप ऐसे कहेंगे कि ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में छोटा है और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में बड़ा है। कैसे पता चला है आपको? इसकी जो लाइन की लेंथ है वो छोटी है और इसकी जो लाइन की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब ये जो एरो होता है ये हमेशा डायरेक्शन बताता है। जैसे अगर आप देखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप कहेंगे भाई ये वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है और ये वेक्टर भी ईस्ट डायरेक्शन में है। तो याद रखिएगा, लेंथ होगी जो लाइन की वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और जो एरो होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बात समझें, ये जो पॉइंट होती है इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं और ये जो पॉइंट होती है इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। मैं नीचे बना लेता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है या इनिशियल पॉइंट होती है और ये टर्मिनल पॉइंट होती है। अब याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उसको हम टेल कहते हैं और जो टर्मिनल पॉइंट होती है इसको हम हेड कहते हैं। तो सपोज करें अगर ये वेक्टर है ए बी, तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी लिख के इसके ऊपर हम ऐसे एरो दे देंगे, तो ये हमारा वेक्टर बन गया ए बी। तो ये जो ए बी वेक्टर होगा, ये जो इसमें ए होगा ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा और ये जो बी होगा वो हमेशा हमें टर्मिनल पॉइंट बताएगा। जैसे अगर एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, अगर ये वेक्टर पी क्यू है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी और ये इसकी टर्मिनल पॉइंट होगी, यानी ये इसका टेल होगा और ये इसका हेड होगा। इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है लेटर्स, दूसरा इसका मेथड है लेटर।
तो लेटर में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक कोई भी लेटर लिख के, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हमने लिखा और उसके ऊपर हम एरो दे देते हैं, तो ये वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये स्केलर हो सकता है, और अगर इसके ऊपर एरो आ जाएगा तो ये वेक्टर हो जाएगा। यानी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर एरो ऑन हेड, और इसके ऊपर जो है वो एरो होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात और भी नोट करनी चाहिए कि कभी कभी हम वेक्टर को क्या करते हैं कि हम इसको स्पेस में भी शो करते हैं, स्पेस में भी शो करते हैं, या कभी कभी हम इसको प्लेन में भी शो करते हैं। अब प्लेन और स्पेस समझें। सो वेक्टर इन प्लेन और वेक्टर इन स्पेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेक्टर इन प्लेन। तो प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। जैसे आपने ये प्लेन पढ़ा होगा, इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें हमने ये एक वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर बन गया, इस वेक्टर का नाम है ए। अब ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर के पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस होगा और एक कंपोनेंट अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। एक को हम कहेंगे ए एक्स और एक को कहेंगे हम ए वाई। या ऐसे समझें, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे पड़ेगा उसको एक्स कंपोनेंट कहा जाएगा, और इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे पड़ेगा उसको वाई कंपोनेंट कहा जाएगा। कंपोनेंट कहूँ या प्रोजेक्शन कहूँ, बात क्या होगी, सेम होगी। यानी वेक्टर को हम प्लेन में ऐसे शो कर सकते हैं, ये वेक्टर है और हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो गया। याद रखिएगा ये आई एन जे, और हम आगे पढ़ेंगे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल जब हम वेक्टर की बात करते हैं प्लेन में, तो प्लेन में वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होंगे, मैक्सिमम कंपोनेंट जो है प्लेन में 2 होंगे। और वो कौन से होंगे, एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी हो सकता है। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूं, इन प्लेन वेक्टर हैज मैक्सिमम 2 कंपोनेंट्स। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, भाई इस वेक्टर में बताओ x कंपोनेंट कितना है। तो इस वेक्टर में x कंपोनेंट 2 है। x कंपोनेंट हमने कैसे पहचाना है, x कंपोनेंट हम ऐसे पहचानेंगे, जिसके साथ i आएगा वो x कंपोनेंट होगा, जिसके साथ j आएगा वो y कंपोनेंट होगा। यानी इसमें x कंपोनेंट 2 है और इसमें y कंपोनेंट जो है वो 3 है। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से अब जब क्वाड्रेंट की बात होती है, ये बात थोड़ी सी समझ लें। जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। यहाँ पे x पॉजिटिव होती है, यहाँ पे x नेगेटिव होती है, यहाँ पे y पॉजिटिव होती है, यहाँ पे y नेगेटिव होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वेक्टर मैंने दिया हुआ है ये है तो प्लेन में, पर प्लेन के कौन से क्वाड्रेंट में, कैसे पहचानेंगे? तो देखें, अगर आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आपका x क्या है, x पॉजिटिव है, और y क्या है आपका, y भी पॉजिटिव है। अगर सिर्फ आप यहाँ देखें, जब आप यहाँ देखेंगे तो x आपको पॉजिटिव नज़र आएगी, y भी आपको पॉजिटिव नज़र आएगी। इसका मतलब है जब किसी भी वेक्टर के का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो वो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा।
अब आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट को, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो हमारा x नेगेटिव हो जाता है और हमारा y जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम कहेंगे अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, तो वो वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। इसी तरीके से जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा, अब आपका x भी नेगेटिव हो गया है, y भी नेगेटिव हो गया है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। इसी तरीके से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप देखें क्या है आपके पास, तो अब आपका y नेगेटिव हो गया है, x आपका जो है वो पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई x हमारा जो है ठीक है पॉजिटिव है और y जो है हमारा वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ MCQs करेंगे और उसके बाद हम वेक्टर इन स्पेस डिस्कस करेंगे। तो आप नोट कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। अब देखें MCQs नंबर 1, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मीनिंगलेस विदाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्शन आर नोन एज, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका अगर हम डायरेक्शन ना बताएं तो वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, तो वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी, तो वो वेक्टर्स होंगी, क्योंकि अगर हम वेक्टर्स का डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो फिर हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। टू स्केलर्स कैन ओनली बी इक्वल इफ दीज हैव, तो दो स्केलर्स कब इक्वल हो सकते हैं, तो नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, उन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम यूनिट, उनका यूनिट सेम होना चाहिए, सेम साइन और उनकी साइन भी सेम होनी चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था कि स्केलर इक्वल तब हो सकते हैं जब उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम यूनिट हो, सेम साइन हो, तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो ई होगा। फिर इस क्वेश्चन को देखें। अच्छा, एंट्री टेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा स्केलर वेक्टर को डिस्कस करते हैं, पर क्वेश्चन एट द एंड क्या होता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर हैं, कौन सी वेक्टर हैं, कौन सी क्या हैं। जैसे जो 2019 का पेपर था आप उसमें देख लें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर हैं या कौन सी वेक्टर हैं। बहरहाल यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज़, यानी इनमें से कौन सा वो ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर हैं। तो देखते हैं, मास स्केलर, टाइम स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मतलब ये ग्रुप नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर हो। फोर्स वेक्टर है तो इसको आगे पढ़ना ही सही नहीं है। टाइम स्केलर है, वर्क स्केलर है, स्पीड स्केलर है, तो इसकी राइट चॉइस जो है वो सी होगी। इसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, यानी वो कौन सा पेयर है जिसमें पहली क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वर्क स्केलर है, यानी इसमें दोनों स्केलर हैं। हमें कौन सा ग्रुप चाहिए जिसमें पहली क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए, दूसरी स्केलर होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर हैं तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। टाइम और स्पीड, टाइम भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और चार्ज स्केलर है, तो हमें डी चॉइस सही होगी। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑल आर वेक्टर्स एक्सेप्ट, यानी सारे वेक्टर हैं सिवाय एक के, मतलब आपको ये ढूंढना है कि कौन सा स्केलर है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम आते हैं ये क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा वेक्टर है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 1 2 3, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव
वाई पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होने चाहिए, एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए, वाई भी। तो कहाँ है वो? डी है। डी में एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, फॉर अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, वेक्टर एक्स वाई प्लेन में कब होगा? फॉर अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और हम कह रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो आपका वाई पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा, यानी इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अ वेक्टर हैज डैश मैक्सिमम कंपोनेंट्स इन प्लेन। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है इसी लेक्चर में कि वेक्टर के प्लेन में कितने मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इनको नोट करें, तो फिर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर की, वेक्टर इन स्पेस। चले भाई, अब शुरू करते हैं कि वेक्टर को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर इन स्पेस, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन स्पेस वेक्टर हैज मैक्सिमम 3 नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स। स्पेस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, प्लेन में 2 हो सकते हैं और स्पेस में 3 हो सकते हैं। ये स्पेस है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। आपने कहीं पे नाम सुना होगा, इंटर क्लास में सुना होगा। तो ये ऐसे स्पेस हो जाती है। ये हम कहते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं आई, इसके साथ जे लगाते हैं, इसके साथ के लगाते हैं, और ये समझें एक कोई वेक्टर हो जाता है। फिर इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से हम कहते हैं कि इसके ये कंपोनेंट्स बन जाते हैं। बहरहाल हम ऐसे लिखेंगे इस वेक्टर को, इस वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये जेड कंपोनेंट हो गया, और ये वेक्टर स्पेस में आ गया। इस वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट 3 होंगे। याद रखें, अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो 2, स्पेस की बात करेंगे तो 3। वैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो फिर वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। अब थोड़ा सी बात क्लियर करें, अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई वेक्टर के स्पेस में कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, स्पेस में 3, प्लेन में 2। वैसे अगर कोई पूछ रहा है तो फिर इनफाइनाइट। अब आप यहाँ पे एक और हम बात समझेंगे। देखें, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है तो डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब ये जो हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकता है, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकता है, ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकता है। बात आ रही है समझ में? तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, सपोज ये जो एंगल बन रही है, इस एंगल को मैंने कहा है अल्फा, और ये जो एंगल y के साथ बना रहा है इसको मैं कह रहा हूँ सपोज बीटा, और ये जो z के साथ बना रहा है इसको कह रहा हूँ, ठीक है, गेमा। तो ये हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जो एंगल होती हैं वेक्टर में वो डायरेक्शन बताती हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि भाई हमारा वेक्टर मेक्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर लिखेंगे ए एक्स और नीचे लिखेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी ऊपर सपोज अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर हम लिखेंगे क्या? ऊपर हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट,
और नीचे उसको डिवाइड करेंगे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। अब आप ये पूछेंगे सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो हम कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। एब्सोल्यूट वैल्यू उसको कहते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, ये मैग्नीट्यूड को मॉड से शो किया जाता है और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यानी x कंपोनेंट जो भी होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, y कंपोनेंट जो भी होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, z कंपोनेंट जो भी होगा उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इन तीनों को सम करना पड़ेगा और फिर इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सपोज अगर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं भाई एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, जब कोई भी नहीं होता है तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है। तो इस तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरीके से अगर आपको एंगल चाहिए, एंगल विथ वाई एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, तो इसका फार्मूला होगा थीटा वाई। इसमें भी हम cos इनवर्स लगाएंगे, पर अब हम एंगल y के साथ फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर हम ए वाई लिखेंगे और नीचे हम वही फार्मूला लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरीके से अगर आप एंगल z के साथ बना रहे हैं, एंगल विथ z एक्सिस, अगर आप z के साथ एंगल बनाना चाहते हैं तो z के साथ एंगल कैसे मिलेगी, cos इनवर्स az अपॉन a मैग्नीट्यूड। यानी एक जनरल फार्मूला याद रख लें, हमेशा यहाँ पे cos इनवर्स आएगा और यहाँ पे वो कंपोनेंट आएगा जिस एक्सिस के साथ आप एंगल बना रहे हैं। अगर आप x एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं तो ax रखेंगे, और अगर आप y एक्सिस के साथ बना रहे हैं तो ay रखेंगे, अगर z के साथ बना रहे हैं तो az रखेंगे और नीचे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। सपोज इसी क्वेश्चन को लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं x एक्सिस के साथ तो हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x एक्सिस के साथ, तो इसमें x कंपोनेंट कितना था 2, तो हम लिखेंगे भाई 2, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 3, तो हम लिखेंगे 2/3, cos इनवर्स 2/3। अगर हम एंगल y एक्सिस के साथ निकालना चाहते हैं तो y कंपोनेंट लिखेंगे, y कंपोनेंट कितना है 2 और वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3। और यही एंगल अगर हम z के साथ निकालना चाहते हैं तो cos इनवर्स और z का कंपोनेंट 1/3। इसी तरीके से हम इस वेक्टर की एंगल भी निकाल सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो अब आप इनको थोड़ा नोट कर दें, तो इस पे 2-3 MCQs करते हैं, फिर क्लास को हम ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। चलें, अब ये हम 4 MCQs मैंने लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने बताया था, x कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, z कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इन सबको ऐड कर देंगे 49, और 49 का रूट जो है 7 होगा, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद दी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a = 5i + 9j + 3k। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें y कंपोनेंट वो होगा जिसके साथ j यूनिट वेक्टर होगा, तो मतलब इसका y कंपोनेंट जो है वो 9 है। इसी के साथ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i + j + ak इज 3। यानी ये पूछ रहा है a का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 हो। हमें पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर। अब हम a की जगह क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 3, इसका करेंगे स्क्वायर, और x कंपोनेंट इसमें 2 है, y कंपोनेंट इसमें 1 है, z कंपोनेंट इसमें a है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है,
अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 3 का SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट हमें यहाँ से ख़त्म करना है। ये 9 हो जाएगा, इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 4 + 1 + a²। तो ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का होगा, तो a² होगा 4। और जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं, +-2। इसका मतलब है इस a का वैल्यू +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो D होगा, बोथ A एंड B। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखें। द वेक्टर 2i + 2j मेक्स डैश एंगल विथ x एक्सिस। तो मैंने फार्मूला बताया था, cos इनवर्स AX/A मैग्नीट्यूड। सबसे पहले A मैग्नीट्यूड फाइंड करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे, x कंपोनेंट का, y कंपोनेंट का और z कंपोनेंट इसमें नहीं है तो 0। तो ये हो जाएगा 4 + 4, ये 8 हो जाएगा। और 8 का अंडर रूट क्या निकलेगा, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे, जिसका पेयर बनेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर, यानी इसकी सॉल्यूशन होगी 2√2। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे cos इनवर्स, ऊपर रखना है ax क्या है 2 और नीचे मैग्नीट्यूड 2√2, तो 2 से कैंसिल हो गया। तो cos इनवर्स 1/√2 कौन सी एंगल का वैल्यू है, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं ये टेबल भी बना के दूंगा। तो इसका वैल्यू होगा 45। cos इनवर्स 1/2 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये टेबल भी बना के दूंगा। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। ओके।